अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बहुत दिन के बाद क्लास है, लंबी छुट्टी के बाद आए होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसका थोड़ा सा हम पीछे ले लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे पास सिलिकॉन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, जिसकी sp जो ऑर्बिटल हिसाब से हमारे पास आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 जिसका शब्द का मतलब ठीक है ना। So this is the first shell, this is the second shell, this is the third shell. जब ये सिलिकॉन एटम दूर दूर होते हैं तो इनका जो एनर्जी अगर हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जो हमने देखा कि इट इज़ लाइक दिस कि पहले 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, और आपके जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं सो इनकी 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, तो इसमें 1s2 आएंगे, फिर 2s में भी 2 आएंगे, 2p में 6 आएंगे, 3s में 2 आएंगे, 3p में 2 आएंगे। लेकिन p जो आपके पास होता है इट्स एक्चुअली p6, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ही आएंगे क्योंकि 4 इसमें कम है। सो इट इज डिवाइड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। फिर हमने ये देखा कि जो ही हम नज़दीक नज़दीक आते हैं और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस उस जगह पे पहुंच जाती है। इनफैक्ट पहले जब ये नज़दीक आती है और ये मोल्टन फॉर्म में होता है, सो जो आपके पास 3s और 3p है इनको छोड़िए, 3s और 3p जो है ये हो जाते हैं स्प्लिट, और उस वक्त आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और आपके पास एक कंटिन्यूम आता है एनर्जी बैंड्स का। सो जो है कंटिन्यूम एनर्जी बैंड्स। सो मोर लाइकली उस वक्त जो आपके पास सिलिकॉन है इट एक्ट्स एज ए कंडक्टर, फुल कंडक्टर। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास है वो 4 है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे काम, वो थोड़ी सी भी एनर्जी अगर उनको मिलेगी वो स्टेप करके बराबर कहीं पे भी जा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लाउड में। लेकिन मसला यूं ही होता है कि जो हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और कम कर लेते हैं तो बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर जो आपके पास सिलिकॉन में होता है। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर कार्बन एटम्स का होता है डायमंड में, ठीक है। सो सेम पैटर्न जो आपके पास होता है सिलिकॉन का ये आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, दिस गेट्स स्प्लिटेड अगेन, तो ये ऐसे चला जाता है, देयर इज अ स्प्लिट अगेन, इट गोज लाइक दिस। फिर बराबर उस इंटरएटॉमिक डिस्टेंस पे जहाँ पे क्रिस्टल बनता है तो वहाँ पे जब हम देखते हैं सो वी गेट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 बैंड्स ऑफ एनर्जी। एक बैंड ये है और एक बैंड ये है। क्या खासियत है इन बैंडों की? तो आपके पास इनमें ये खासियत है कि ये जो आपके पास टोटल थे यहाँ पे 3s और 3p, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें फिल्ड है, हो गए 2, और यहाँ पे p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, हो गए 4, ठीक है। तो ये आपके पास जो बन जाते हैं ये बैंड्स, ये कौन से बन जाते हैं, ये बन जाते हैं sp बैंड्स। sp बैंड यानी हाइब्रिडाइजेशन होती है, और चूंकि टोटल में यहाँ पहुंच सकते हैं 8, ये बराबर 2 में डिवाइड होते हैं, ये बनता है sp4, ये बनता है sp
4। क्योंकि ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कौन सी स्टेट्स लेंगे? ऑब्वियसली द लोअर एनर्जी स्टेट्स, सो दे गो इनटू दिस sp4। यहाँ पे 1 2 3 4, मैं एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे मैंने ये एज ए सैंपल लिया है और उसमें मेरे पास n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पे बनेंगे n टाइम्स ऑफ 4n आपके बनेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे भी आपके पास बनेंगे 4n। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप एक एटम को लेंगे और उसमें 4 है, तो और यहाँ पे 4 ही क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल हैं और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज फुल्ली कंप्लीट। इसमें आपके पास कोई भी ऐसा क्वांटम लेवल है जो फ्री है, सो इट्स फुल ब्लोन, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं क्योंकि 4 है। वो जो आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाता है, वहां पे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मगर चूंकि ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स हैं, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है जो यहाँ पे अभी है तो जा सकते हैं, सो दिस थिंग इज नाउ नोन एज कंडक्शन बैंड, एंड दिस विल बी नोन एज वैलेंस बैंड। और ये जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पेस आ गई, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते बिकॉज देयर इज नो एनर्जी लेवल, हाइब्रिडाइज्ड एनर्जी लेवल इनसाइड दिस स्पेस। तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल में है, उसको अगर कितनी एनर्जी चाहिए वो, ताकि वो यहाँ पे इस लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी लेवल्स हैं, तो हमें कोई किसी न किसी लेवल को लेना है सो दैट वी कैन डिफाइन दिस फॉरबिडन एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है और जहाँ जो इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट लेवल पे बैठा हुआ है, तो उनके दरमियान जो आपके पास डेल्टा ई है, दैट इज नोन एज ई जी, तो उसी को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। और वो क्योंकि ये सिलिकॉन यहाँ पे है, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको याद रखना है। तो फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द बैंड गैप फॉर सिलिकॉन कहाँ का? जब सिलिकॉन क्रिस्टल, सो अगर आपको कोई पूछेगा फॉर एग्जांपल मोल्टन सिलिकॉन, सो उस वक्त बैंड गैप एनर्जी नहीं होगी, देयर इज नो बैंड गैप when it is molten silicon, but when it crystallizes and forms at that diamond like structure, ठीक है, and then that too at 0 डिग्री केल्विन, सारा काम जो हम है we move it to 0 डिग्री केल्विन। यहाँ पे अभी जो नहीं, सॉरी, अभी 0 केल्विन का हमारे पास नहीं आएगा, ये वो हो गया कि जब ये क्रिस्टलाइज होगा एंड देन वो है 0 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बोल सकते ना 0 केल्विन, क्योंकि हमने मोल्टन रखा है इसको, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर की ये अभी मोल्टन स्टेट में, तो इसमें आपके पास ये नॉर्मली सॉलिड होता है। तो यहाँ पे जब ये क्रिस्टलाइज हो गया और हमने 0 केल्विन पे रख लिया, तो उस वक्त की बातें हम कर रहे हैं। सो यू नीड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। अब मतलब ये कितनी एनर्जी हो गई? 1.1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये कहाँ से हमें निकलेगा? क्योंकि हमें पता है जो वर्क डन होता है इंटरनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये किसके बराबर होता है? इट्स P/Q। वोल्टेज, वोल्टेज को डिफाइन जब हम करते हैं, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि वर्क डन किसके बराबर होगा, दैट इज V इंटू क्यू। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वोल्ट्स जो है इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, हम बोलेंगे 1। तो वर्क डन जो हमारे पास होगा दैट विल बी नाउ 1 E, दैट मीन्स 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए, आपको कितना वर्क करना है ताकि आप एक इलेक्ट्रॉन को ले सके, ठीक है, अगेंस्ट द वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। तो अगर आपने एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है, उसके अक्रॉस यानी कि उसके अपोजिट अगर आपको क्या करना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो उसी वही 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी चाहिए, सो एज टू गेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर टू हियर। सो दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। अब ये कहाँ से एब्जॉर्ब कर सकता है? It can be temperature, it can be your light,
जो भी आपके पास एनर्जी सोर्स है जो इसका एनर्जी इम्पार्ट कर सकते हैं, वो एनर्जी इसको मिलके इट कैन मूव टू दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड कंडक्शन बैंड, एंड व्हेन इट इज इन कंडक्शन बैंड इट इज फ्री, क्योंकि उसके बाद वहां से लेकर बराबर जीरो एनर्जी तक उसमें कंटिन्यूम है। सो इट गोज into a region called sea of electrons region or electron cloud, जहाँ पे ये फ्री रहते हैं and then they can move कहीं भी। अच्छा, ये तो सिलिकॉन का हो गया। अब हम देखेंगे सिलिकॉन जब आप 0 केल्विन पे है और ये स्ट्रक्चर आपका सिलिकॉन का, ये क्या है। सो लेट अस टेक ए सैंपल ऑफ सिलिकॉन। सैंपल हम कैसे लेंगे, वी विल टेक 1 cubic centimeter ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल अल्ट्रा प्योर। प्योर कहाँ से किया होगा, ऑब्वियसली हमने इस पे लगा के मेटलर्जिकल मेथड्स लगाए होंगे, हमने इसको अल्ट्रा प्योर किया होगा ताकि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी एरर की, ये कोई और पर्टिकुलर एलिमेंट का कोई इसमें होगा एटम, लेट इट बी प्योर सिलिकॉन। तो उस वक्त हम देखेंगे फिर ये आपके पास 1 cubic centimeter ऑफ सिलिकॉन है। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक सेंटीमीटर, ए क्यूब जिसका हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है। सो लेंथ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है काम, अब इसको ले लिया हमने, सो इट्स द टेम्परेचर इज 0 केल्विन। तो लेट अस सपोज हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देंगे, पावर सोर्स। सो एट 0 केल्विन विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या यहाँ से कोई करंट पास होगी, मीन्स क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे। द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि एट 0 डिग्री केल्विन आपके पास इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कंडक्शन बैंड में, दैट मीन्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे बाउंड है। तो जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये क्या करेगा एक्ट, ये करेगा एक्ट एज इंसुलेटर। तो आपके पास कोई करंट वहां से जाएगी नहीं। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, इसको हम देखते हैं जो बॉन्डिंग आपके पास सिलिकॉन एटम में होती है वो कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने बोला कि अगर हम इसको स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हमें 3D में इसका स्ट्रक्चर देखना है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। आपके पास एक यहाँ पे होगा, हियर, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, आगे एक जो आपके पास है हर एक कोने पे एक, उसके बाद हर एक सरफेस पे एक, ये हुए सरफेस पे, हुए सरफेस पे, हुए पीछे वाली सरफेस पे हो गया, आगे वाली सरफेस हो गया, इस सरफेस पे, फिर इंटरनली एक 3 होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, देन दे आर कनेक्टेड। तो इट गोज लाइक दिस। यहाँ पे जो हर एक आपके पास है silicon atom that is connected to its 4 neighbors, 1 2 3 4, तरीके से ये 1 2 3 4, and this 1 1 2 3 4, ये पीछे वाले हैं यहाँ से। अब इसको अगर समझना है तो समझना, हम इसको कैसे समझेंगे, हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। तो वी वोंट टेक इट इन 3D में समझ इसको मुश्किल है, बिकॉज कॉन्ट विजुअलाइज इट। सो हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं जैसे सिलिकॉन एटम्स है, ये सिलिकॉन की न्यूक्लियाई है। अभी ये फॉर एग्जांपल दूर दूर अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुए, ठीक है। सो ये उसके हो गए न्यूक्लियाई। उसके बाद हो गए इंटरनल फील्ड ऑर्बिटल्स जो आपके पास फुल फील्ड है। उसके बाद हो गए लास्ट में जो आपके पास है आउटर ऑर्बिटल जो पार्शियली फिल्ड है, इनफैक्ट हाफ फिल्ड। तो उसमें आपके पास कितने कितने होंगे, 4 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4।
ठीक है। अब जो ही ये नजदीक और आएंगे और कहाँ पहुंचेंगे जब ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में हमें या इस पर्टिकुलर शेल में हमें इसको कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए कितनी की जरूरत है, 4 की जरूरत है, हर एक को 4 की जरूरत है। तो ये देखते हैं कि अगर मेरे 4 साइड से 4 आएंगे तो हम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, और उस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हर एक जो आपके पास शेल है वो कंप्लीट होगा। तो ये फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जब ये और नजदीक आएंगे तो हम कैसे इनको दिखा सकते हैं कि उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। सो दे विल गो लाइक दिस, 1 2 3 4 3 2। तो अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम को देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस सिलिकॉन, ये बीच में न्यूक्लिया है, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन। और ये जो हर एक ही 4 इलेक्ट्रॉन है जो इसके आउटर शेल में वो गए, 1 2 3 4। अब इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस बीच वाले को देखूंगा, 1 2 3 4, 2 3 4। तो एक पर्टिकुलर एटॉमिक डिस्टेंस आके जब ये बहुत क्लोज आ जाते हैं तो दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इस बीच वाले सिलिकॉन एटम को मैं लेता हूँ, इसके पास अपने 4, 1 2 3 4। लेकिन जो नेबरिंग एटम्स है हर एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के साथ पेयर अप किया, पेयर अप किया, पेयर अप किया, तो टोटल आपके पास जब ऑक्टेट में देखते हो सो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय म्यूचुअली शेयरिंग। देयर आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर सिलिकॉन एटम्स। तो आपके पास हर एक का ऑक्टेट जैसे फुल हो जाता है तो वो स्टेबल बन जाती है। इसीलिए जो क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी होती है, दिस इज स्टेबल स्टेट, क्योंकि आप आ गए बिल्कुल स्टेबल स्टेट में जहाँ पे आपके पास मिनिमम एनर्जी आ रही है हर एक ऑर्बिटल, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, कम से कम हम देखेंगे, अब हम खाली सिलिकॉन एटम 4 रखेंगे यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए। सो वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी। इसके आपने 1 2 3 4 अब इन्होंने भी दिए, 1 2 3 4, नीचे भी आपने है 1 2 3 4 2 4। So it is continuum from this side, ठीक है। तो बेसिक हमारा सिलिकॉन जो बीच में है इसमें आप देखेंगे इसमें आ गया टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कभी कभी बुक्स इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, इजी हो जाता है। सो यू पुट इट लाइक दिस, सिलिकॉन 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 लाइक दिस, फिर आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है। तो ये हो गए, इसके आपने थे 4, 1 2 3 4, और जो बाकी है वो यहाँ से इसने शेयर कर लिए, हो गए 1 2 3 4। तो टोटल में इसके आगे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो इट गेट्स स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब ये 0 डिग्री केल्विन पे, ये सारा हम देख रहे हैं एट 0 केल्विन, सॉरी डिग्री 0 केल्विन, sorry 0 Kelvin structure. That means each of the electrons is bonded with other electrons, ठीक है, and they are in their valence shells, ठीक है, they are completely filled, okay। तो उनका मिनिमम एनर्जी स्टेट है, ओके। सो आपके पास इसीलिए ये पर्टिकुलर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होगा इट विल बी इंसुलेटेड बिकॉज यू डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, all electrons reside in their valence shells, they are residing there well within their valence shells। तो अगर आपको क्या करना है काम, इसको बनाना है सेमीकंडक्टर,
ठीक है। तो हमें फिर देखना पड़ेगा हम फिर क्यों इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर अगर ये इंसुलेटर है। एक्चुअली मसला ये है इट बिहेव्स एज ए सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। जब हम रूम टेम्परेचर पे इसको देखते हैं उस वक्त इट बिहेव्स एज ए सेमीकंडक्टर, इट्स नॉट ए इंसुलेटर एट ऑल। मसला है व्हाई, और उसका जवाब बिल्कुल बखूबी आपको पता होगा जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स जब हम रूम टेम्परेचर पे आते गए क्योंकि आपके पास जो 0 केल्विन है, ठीक है, उसके बाद 0 केल्विन हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके पास आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। उसके बाद आपका आ जाता है रूम टेम्परेचर लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, दैट कम्स आउट टू बी 300 केल्विन। So 0 degree Celsius is 273 Kelvin, 27 degrees Celsius that is the room temperature is 300 Kelvin, and -273 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है दैट इज 0 केल्विन। ठीक है, तो ये जो असल में हम बात कर रहे थे इतनी ठंड में हम बात करें जब इसको रखेंगे, लेकिन नॉर्मल तो ऐसी कंडीशंस होती नहीं है हमारे पास। हमारे पास या तो 0 डिग्री हो सकता है सेल्सियस या हमारे पास रूम टेम्परेचर। जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो उस वक्त इसमें कितनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब ज़रूरी अगर ये उस वक्त इंसुलेटर नहीं एज सेमी कंडक्टर बिहेव कर रहा होगा तो उस वक्त ज़रूर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो आपके पास ये सिलिकॉन क्रिस्टल है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आए कहाँ से होंगे? सो देयर मे बी इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ से निकाले गए होंगे, फ्रॉम देयर वैलेंस शेल्स, फ्रॉम देयर वैलेंस शेल्स। ठीक है, फ्रॉम देयर वैलेंस शेल उतनी एनर्जी उनको मिली होगी, गई होगी ताकि वो यहाँ से हो आके आए होंगे इन द आउटर क्लाउड। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया, इसको आपने एनर्जी दे दी। कितनी देनी है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू गेव इट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड केम आउट, और ये अब आपके पास है कंडक्शन बैंड में। दैट मीन इट इज नाउ फ्री टू मूव एंड इट इज नाउ फ्री एज ए चार्ज कैरियर। सो अभी तक ये चार्ज कैरियर नहीं था, तो हम ये बोल सकते हैं कि एट 0 केल्विन we don't have any charge carriers, because when you charge carrier that means it must be free carrier है ना। आप उस गाड़ी को कैरियर बोल ही नहीं सकते हैं जिसमें ना पेट्रोल हो ना कुछ हो, आपने उसको एक ही जगह पर रखा हुआ, दैट्स नॉट ए कैरियर। आप उस छोटे से लोड कैरियर को भी कैरियर बोल सकते हो जिसमें पेट्रोल शेट्रोल है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है ना। सो व्हेन यू से चार्ज कैरियर्स मींस सम टाइप ऑफ लोड कैरियर दैट इज चार्ज इनसाइड। सो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बट इट इज फ्री टू मूव मींस इट इज ए चार्ज कैरियर। ठीक है, सो 0 केल्विन पे हमें कोई चार्ज कैरियर नहीं था। सो एज वी मूव फ्रॉम 0 केल्विन एंड वी गो ऑन टुवर्ड्स 300 केल्विन, तो ऑब्वियसली देयर इसमें इतनी एनर्जी आ गई। ये कौन सी एनर्जी हम बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एम्बिएंट एनर्जी। एम्बिएंट एनर्जी, एम्बिएंट एनर्जी गई जैसे आप लोग अभी बैठे हो गए अपने कमरे में रूम टेम्परेचर पे, मैं भी बैठा हूँ यहाँ ऑफिस में रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो एम्बिएंट सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्रीज द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये हीट एनर्जी है ना, व्हेन इट वाज 0 केल्विन इट वाज नथिंग, बट 0 केल्विन से लेकर 300 तक आ गया तो देयर इज अ 300 यूनिट्स रेज इन दिस टेम्परेचर। ये वो कहाँ से होगी? फ्रॉम द हीट एनर्जी ऑब्वियसली, हीट एनर्जी इज देयर ऑलरेडी। इतना ही नहीं, आपके पास लाइट एनर्जी भी है, गाश ऐसे कमरस में। तो ये दो चीजें ही आपको एम्बिएंट मिलती है, ऐसी मुफ्त में मिलती है। तो ये जो मुफ्त वाली एनर्जी है, क्या इस मुफ्त वाली एनर्जी ने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, कहाँ पे? इस 1 सेंटीमीटर क्यूब क्रिस्टल में, और आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए सच दैट अब ये एक्ट कर रहा है एज सेमीकंडक्टर न कि एज इंसुलेटर। आया समझ? अब मसला है सर वो कितना है, वो क्या है, उसके लिए एक इक्वेशन है, वो ऑलरेडी इक्वेशन उसको गवर्न करती है हर एक चीज़ के लिए, नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स के लिए, कि आपको किस टेम्परेचर पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो जनरेट होंगे। मगर उससे पहले हमें पहले देखना है एक टर्म दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब हो गया प्योर, अल्ट्रा प्योर में लिखूंगा, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अल्ट्रा प्योर स्टेज। पहले प्योर सिलिकॉन, अब अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन बन सकता है बिकॉज ऑफ सच टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट एट दिस टाइम। ठीक है, पहले पहले आपको पता है, पहले सिलिकॉन इस्तेमाल ही नहीं होता, पहले जर्मेनियम इस्तेमाल होता था। व्हाई वाज जर्मेनियम यूज्ड? एक तो इसमें एक प्रॉपर्टी थी कि इट वाज इजीली अवेलेबल, इट वाज इजीली अवेलेबल, ऑल्दो सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है ना। अब रेत छानो, रेत में कितना सिलिकॉन मिलेगा आपको, मगर मसला ये होता है कि मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो पहले थे वो सिलिकॉन के लिए अभी नहीं आए थे ऐसे, ताकि आप सिलिकॉन को प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सको, लेकिन जर्मेनियम के लिए वो था। तो पहले जो आपके ट्रांजिस्टर्स बने, डायोड्स बने, वो जर्मेनियम के ही बने थे। तो germanium was easily available, first thing. The second thing that the metallurgical process for germanium was very easy, ये ऑलरेडी विकसित हो चुका था। तो इसीलिए आपके पास जर्मेनियम के सबसे पहले जो बन गए सेमीकंडक्टर, दे वर नॉट मेड ऑफ सिलिकॉन बट दे वर मेड ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम के बाद फिर सिलिकॉन आ गया। ठीक है, अब जर्मेनियम क्यों फेल हो गया उसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हमें देखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये याद रखना आपको, ये वो सेमीकंडक्टर है जो अल्ट्रा प्योर होगा, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। इम्प्योरिटी क्या हो सकती है इन ओर्स में या मेटल्स में, कि आपके पास कोई एक अलग तरीके का एलिमेंट का कोई कुछ इसमें मत है, कोई फुटप्रिंट में है, कोई एटम मत कहीं से आ गया और घुस गया उसमें रहा, तो वैसा नहीं है। तो ओवरऑल आपके पास जितना भी सिलिकॉन आपने लिया हुआ है, अगर आप ये है कि 1 in 10 lakhs, आप यानी कि 10 लाख सिलिकॉन एटम्स में अगर एक से कोई और एटम होगा उसको भी हम प्योर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज अल्ट्रा प्योर, दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इसको क्यों प्योर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है और आपने पढ़ा भी होगा और हमें पढ़ना भी है, जब हम इम्प्योरिटीज डालेंगे तो उसकी वजह से देयर इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। अब हम इन 3 बंदों को बोलेंगे चार्ज कैरियर्स, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इंट्रिंसिक सिलिकॉन। तो हम इन चार्ज कैरियर्स को जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास होंगे एट अ पर्टिकुलर unit of type or temperature, we will call them as intrinsic concentration or intrinsic charge carrier concentration. समझ आ रहा है? So it's normally denoted by Ni, that's intrinsic concentration. अब ये किसके बराबर होता है? This Ni is, याद रखना, it is equal to 5.2 into 10 raised to power 15 t raised to power 3 by 2 e raised to power minus Eg divided by 2kT। ये इक्वेशन है, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल प्रिंसिपल्स। सो हमें अभी इसमें जाना नहीं है कहाँ से क्या आगे, बस याद रखना है आपको, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज इट हैज ई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो इट्स नॉट लीनियर। तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर इट इज नॉट लीनियर, अगेन हियर इट इज नॉट लीनियर। सो लेकिन इक्वेशन यही है, अगर आपको किसी भी मटेरियल का, मोस्टली सेमीकंडक्टर्स का, अगर आपको देखना है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन या जो फ्री चार्ज आपके पास है उनकी कितनी कंसंट्रेशन है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन लगा दो, आपको मिल जाएगा जवाब। इस इक्वेशन में Ni हो गया इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, दिस इज कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि आपने कितना टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इन केल्विन। सो ऑब्वियसली व्हेन देयर विल बी 0 केल्विन, तो अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फुल 0 बन जाएगा। ठीक है, दैट मींस देयर विल बी Ni विल बी 0 एट 0 केल्विन। और ये जो आपके पास है, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड इट इज, इसका वैल्यू क्या होता है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। ठीक है, और जो ये आपके पास होता है बोल्ट्जमैन, ये हम क्यों यहाँ पर ला रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी देखा कि जो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो हमारे पास है इन फॉर्म लेके एज गैस, सो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ठीक है, जिसको हमने बोला था बोल्ट्जमैन्स, मैक्सिमल बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये उसका जो बोल्ट्जमैन्स ये है कांस्टेंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज वाई, ताकि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हम इसमें लाएं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज तो द एनर्जी इज नॉट इम्पार्टेड equally to each of the electrons or each of the atoms, so it will be according to distribution। तो वो distribution का element यहाँ पे कौन लाता है, this Maxwell's equation, Maxwell Boltzmann constant distribution जो है। और यहाँ पे आपके पास it is directly related to temperature in Kelvin, जो आपके पास होगा raised to power 3/2 को डॉट, वो raised to power 1.5। ठीक है,
दैट मीन्स एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू दीज थिंग्स। तो जब हम क्या करेंगे काम, जब हम इसको रखेंगे यहाँ पे, सो वी विल टेक Ni फ्रॉम दिस साइड इज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एंड लेट अस टेक टेम्परेचर इन केल्विन फ्रॉम दिस साइड। तो किसी का भी देखो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो या कुछ हो, सो इट विल लुक लाइक दिस, द एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, तो लेट अस सपोज टेम्परेचर में यहाँ पे है 300 केल्विन, तो जो हम ये 300 कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे, दैट इज Eg। व्हाट इज Eg? यू ऑलरेडी नो दिस Eg इज बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी, डेल्टा E, जो आपको चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में फ्रॉम द वैलेंस बैंड एंड मूव टू कंडक्शन बैंड। उसके लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ बैंड गैप एनर्जी, जो हमने अभी बोला, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन फॉर वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम है, क्योंकि हमें कंपैरेटिव स्टडी करना है। सो जर्मेनियम जो है उसका लिए आप याद रखेंगे, उसका है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So if you have to move an electron from valence to conduction band for a germanium atom, so you need zero for a germanium atom inside a germanium crystal, not germanium atom अलग से। तो उसमें आपको लगेगा 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हमारे पास एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, दैट्स कॉल्ड गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, जिससे आपकी LEDs बनती हैं और जिससे आपके पास आज का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है, जो बहुत ही इस्तेमाल हो जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाद गैलियम आर्सेनाइड जो है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन होता है इस्तेमाल, उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल होता है, वेरी स्टेबल, और उसके बाद बहुत कम जर्मेनियम इस्तेमाल होता है। सो गैलियम आर्सेनाइड जो है इसका है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वरना आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, देन यू हैव गैलियम नाइट्राइड, देन यू हैव गैलियम आर्सेनाइड नाइट्राइड, देन गैलियम आर्सेनाइड नाइट्राइड फॉस्फाइड। ये सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, मगर इनका इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है। बट जो मेन है दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसका थोड़ा सा याद रखना, बिकॉज इट कैन कम योर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वैसे एग्जाम कि फलानी चीज़ का क्या है बैंड गैप एनर्जी। सो जर्मेनियम का 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गैलियम आर्सेनाइड का है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, गुड। अब अगर हम क्या करेंगे काम, अब यहाँ पे देखेंगे किस किस पे डिपेंड करता है कि Ni क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन, तो T⁻³ तो T यहाँ पे भी आ रहा है एक्सपोनेंशियल पे भी। उसके बाद हमने दूसरी चीज यहाँ पे देखी, अगेन रिलेटेड टू सेकंड थिंग, दैट इज योर Eg, बैंड गैप एनर्जी। बैंड गैप एनर्जी जितनी ज़्यादा होगा जी, उतनी आपके पास जो कंसंट्रेशन है Ni वो कम होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे मैंने खींचा, अगर मैं 2-3 चीज़ों का खींचता हूँ तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो आपके पास होगा यहाँ पे, दिस विल बी फॉर गैलियम आर्सेनाइड, दिस विल बी फॉर सिलिकॉन एंड दिस विल बी फॉर जर्मेनियम। व्हाई? यहाँ पे जर्मेनियम के लिए जल्दी क्यों इतना कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि जर्मेनियम के लिए जो आपका Eg है दैट इज लेस देन सिलिकॉन, इज लेस देन गैलियम आर्सेनाइड। कौन मैं बोल रहा हूँ? Eg। बाकी टेम्परेचर सेम है ना, सो आई एम टेकिंग द सेम टेम्परेचर, जो यहाँ पे है टेम्परेचर सेम है। या सॉरी, तो दूसरे तरीके से देख सकता हूँ, जो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, सो पहले ही कुछ टेम्परेचर्स में आपके पास ये ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपके इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन तीनों में सेम है, मगर किन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। इसका टेम्परेचर उस वक्त कम ही है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो मे बी ये 500 केल्विन पे उतना कंसंट्रेशन देगा, ये 300 केल्विन पे उतना कंसंट्रेशन देगा और ये 100 केल्विन पे उतना कंसंट्रेशन देगा। तो डायरेक्टली किस चीज़ ने काम कर दिया? इट वाज डन बाय Eg। और अगर आप टेम्परेचर के हिसाब से देखोगे, टेम्परेचर के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ऐसे खींचना पड़ेगा लाइन, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। फिर आप बोलोगे, अब अगर आपके पास टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा, लेट अस सपोज 50 केल्विन, फिर किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा अभी होगी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन? ऑब्वियसली फॉर जर्मेनियम, बिकॉज जर्मेनियम हाईएस्ट लेवल पे आ गया, then at second level for silicon and then at third level for gallium arsenide. Got it? तो इसका भी आप थोड़ा याद रखेंगे। जो आपके पास कंसंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर होती है फॉर सिलिकॉन,
अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 5.2 × 10⁻15 दिया हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे 300 रखेंगे आप, 300 केल्विन रेज़्ड पावर 3/2 e⁻⁻, Eg आप सिलिकॉन के लिए 1.1 रखेंगे, जर्मेनियम के लिए 0.67 रखेंगे, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.43 रखेंगे। 2K का भी वैल्यू पता है और T हो गया फिर से 300। जब ये हम कैलकुलेट करते हैं हमें आउटपुट आ जाता है कि जो आपके पास सिलिकॉन का Ni है, सो Ni फॉर सिलिकॉन, ठीक है, it comes out to be 1.5 into 10⁻10. What will be the unit? The unit will be the number of charge carriers जो भी है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हम पर, क्योंकि हमने जो लिया हुआ है ना बेसिक सैंपल, जैसे 8 क्यूबिक सेंटीमीटर में, so it will be 1.5 into 10⁻10 number of charge carriers or number of electrons per cubic centimeter. So for Ni for germanium will be 2.5 into 10⁻13 at 300 Kelvin. Again, unit will be same, the number of electrons per centimeter cube. And then Ni of gallium arsenide will be 1.7 into 10⁻6 only at 300 Kelvin. So many of electrons, free charge carriers, ठीक है, पर यूनिट क्यूब, यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सैंपल जो हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका अध्ययन करेंगे तो हमने देखा कि 300 केल्विन जो है वो हमने ले लिया, एक यूनिवर्सिटी डजन 300 केल्विन, ठीक है। इस 300 केल्विन पे जब हम देख रहे हैं, सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन, सबसे कम कंसंट्रेशन जो है वो गैलियम आर्सेनाइड की, ओनली 1.7 into 10⁻6। ये क्यों हो गया? बिकॉज इसका Eg सबसे ज्यादा है। देन यू हैव फॉर सिलिकॉन दैट इज 1.5 into 10⁻10, एंड देन फॉर जर्मेनियम 2.5 into 10⁻13। तो सबसे ज्यादा जर्मेनियम का होगा एट रूम टेम्परेचर। सो इट इज अ गुड अमाउंट, सुना, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का है, इट इज 1.5 into 10⁻10 electrons. This is a sea of electrons. So obviously this will be, these number of free electrons will be able to conduct. So it will be conducting, but it won't be conducting at such an amount. क्यों? क्योंकि मसला एक है, वो भी हमें देखना है। क्यों? वो इसलिए देखना है हमें क्योंकि जो हमारे पास सिलिकॉन का हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया। क्वेश्चन समझो क्या है? क्या हम अभी इसको बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर? क्या हम इसको कंडक्टर फुल बोल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर? हम इसको क्यों सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं? फिर हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है आपके सिलिकॉन का या नॉर्मली जर्मेनियम का, तो उसमें उस सैंपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, और वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कैलकुलेट किए गए हैं दैट इज नॉर्मली 5 into 10⁻22 एटम। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कहाँ पे होते हैं? एक सिलिकॉन, यानी कि यहाँ पे इतने सारे सिलिकॉन होंगे, सिलिकॉन 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 जितने भी इसमें भरे हुए हैं, ठीक है, इतने सारे एटम्स जो है वो आपके पास इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में है, जो आपने लिया है 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से। अब मसला है दूसरा, दैट इज फिर कैसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री चले गए, जो निकले, आप जो अब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो अब आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम पीछे जाएंगे तो हुआ क्या, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हो गया ऐसे कि यहाँ पे एनर्जी आ गई और उसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले खड़ा कर दिया और वो बाहर के क्लाउड में आ गया। ठीक है, सेम विल गो फॉर अदर्स। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये बाहर आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या हर एक एटम से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बाहर आएगा तो व्हाट विल हैपन? So then we should have the number of free electrons at room temperature as good as 5 into 10⁻22, but it is not like that. जो हमारे पास सिलिकॉन का at room temperature आता है Ni, the carrier concentration वो है जो मैंने अभी बोला आपको 1.5 into 10⁻10। तो 1.55 को काटो क्योंकि कोई बड़ी चीजें हैं नहीं विद रिस्पेक्ट टू दिस 10⁻22 और 10⁻10। तो हम अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 10⁻22,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट जो रूम टेम्परेचर दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 10। सो इसको हम जब करेंगे दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 22 माइनस 10 दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 12। This is a factor. So there is a factor of 10 raised to power 12। इसका मतलब ये हुआ कि 10 raised to power 12 सिलिकॉन एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। कितना? From 10 raised to power 12 electrons atoms inside this sample you get only one free electron। तभी जाके तो आपके पास ये 10 raised to power 22 तक पहुंचेगा, बिकॉज 10 raised to power 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 10 करेंगे तभी वो 10 raised to power 22 आएगा। दैट मींस फ्रॉम एट लीस्ट 10 raised to power 12 electrons we get only one free electron from these so many atoms। तो इसीलिए जो आपके पास है ये आपका कंडक्टर नहीं है। कभी फिर भी हम नहीं बता सकते। अगर हम क्या करेंगे, कब हम किसी कंडक्टर के साथ इसको करेंगे कंपैरिजन, हमारे पास जो कंडक्टर है दैट इज योर कॉपर। तो आप फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे बोले यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होंगे। लेट अस कीप इट, फिलहाल की हुई रेंज 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स आपके पास है। ऐसे कम भी हो सकते, डिपेंड करता है साइज पर, मॉलिक्यूलर साइज, ये सॉरी एटॉमिक साइज कितना है, कॉपर का ज़्यादा है, सिलिकॉन का ज़्यादा है, ठीक है। सो ओवरऑल रेंज ऐसी ही होती है, तो 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम। पर आपको पता है चूंकि कॉपर है, ये जो सारे आपके पास मेटल्स हैं, इनमें पहले ही चूंकि आपका वो चीज़ है ही नहीं, देयर इज नो बैंड गैप एनर्जी और कुछ, यानी जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनमें होते हैं तिम ऑलरेडी आसान। जब टेक सोडियम, क्योंकि सोडियम के साथ हमने काम किया हुआ है और सोडियम सिलिकॉन के नज़दीकी है ना, सोडियम मैग्नीशियम, हाँ सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, तो कुछ फर्क ज्यादा नहीं है। सोडियम पहले आता है, इसका बैलेंस में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये नजदीकी है ना। तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जो आपके पास होंगे वो टोटल कितने होंगे, वो होंगे लेट अस सपोज सिलिकॉन के बराबर ही 10 रेज़्ड टू पावर 22 एटम। मगर आपको पता है कि जो सोडियम का हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, सोचना ऑलरेडी दैट, क्योंकि वहां पे है ही नहीं हमारे पास वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, जो वैलेंस बैंड में है इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में, बिकॉज दैट इज ओवरलैपिंग। तो आपको बराबर कितने एटम्स यहाँ पे मिलेंगे, इन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे जो फ्री होंगे, आपको बराबर 10 रेज़्ड टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स मिलेंगे। सो आपको इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 रेज़्ड टू पावर 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वहां पे सिलिकॉन को इसी 300 केल्विन पे आपको खाली 10 रेज़्ड टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब खुद ही देखिए ये फर्क कितना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 13, दैट मींस 10 रेज़्ड टू पावर 13 इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास कॉपर में होते हैं या सोडियम में होते हैं वो कितनी ज्यादा है एट रूम टेम्परेचर एज कंपेयर टू जो आपके सिलिकॉन में, दैट इज ओनली 10 रेज़्ड टू पावर 10। दैट इज व्हाई इट इज अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, और आपके पास इतनी करंट इसमें नहीं होगी, इसकी रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी जो है दैट विल बी वेरी हाई, एंड दैट विल टेल मी, और जो ये सोडियम या जो कॉपर होगा इट्स रेजिस्टिविटी विल बी वेरी लो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कुछ मेटल कुछ गुड कंडक्टर और कौन आपके पास सेमी कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी आएगी, एक क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले आपको बोला था, मैं बता दूंगा राइट टाइम पे, दैट इज अब अगर हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, सो वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस सिलिकॉन, और यहां से मैंने सोडियम लिया या कॉपर लिया हुआ है, ठीक है। सो जब मैं टेम्परेचर सिलिकॉन का बढ़ाऊंगा, मैं बोलता हूँ एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिलिकॉन, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है, जो आप लोग यहाँ मैं सीधे बोलूंगा नॉट टू कंफ्यूज, मैं बोलूंगा सीधे जो इनमें कंसंट्रेशन आपके पास है ना, सब बाय डाइकिन गाइड, ठीक है। अब जब सिलिकॉन आपके पास है, आपको पता है, आपने अभी देखा कि जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल इंक्रीज, बिकॉज आपके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे विल इंक्रीज, the number of free electrons will increase, so will increase your Ni, as you increase the Ni your rho will also decrease। मगर लेट अस सपोज जब आपके पास यहाँ पे 0 केल्विन था, इसके पास जो रो था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेट्स से एक्चुअली Ni was 0
और जो रो वहाँ पे था दैट इज इट वाज 100, सो नाउ इट इज डिक्रीजिंग, और यहाँ पे आपके पास जो रो है यहाँ पे इट इज नाउ 10। तो इसका मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिलिकॉन हमारे पास होते हैं या जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये इनमें होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी, दे आर नॉर्मली एनटीसी मटेरियल्स। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब हो गया कि आपके पास जो इनकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, या रेजिस्टिविटी है, दैट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसीलिए ये जाते हैं टुवर्ड्स कंडक्शन, ये जाते हैं फ्रॉम इंसुलेटर्स टुवर्ड्स कंडक्शन। लेकिन कॉपर का क्या, इनको भी यही होना चाहिए ना, और गर्मी दे दी तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए थे, और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। जबकि हम बोलते हैं कि कॉपर या जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जब इनको हम ठंडा करते हैं, ठंडा ठंडा रखते हैं, तो उस वक्त ये करते हैं बिहेव एज वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स। लेकिन जो ही आप ये इसको 300 केल्विन पे लाते हो, इसका जो आपके पास होती है कंडक्टिविटी वो कम हो जाती है। और जितना और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे टुवर्ड्स फॉर एग्जांपल 30 40 50 60 100 डिग्री, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो और कम हो जाती है। ये क्या मसला है? एक्चुअली मसला ये है कि कॉपर जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स देता, वो तो इसने ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब ये बिचर ऑलरेडी दुदमुत, ठीक है, किसी ने खैरा दी, उसने सारा सब कुछ अपना दे दिया, अब उसके बाद देगा क्या बेचारा? वैसा ही ये है, इसके जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, इसके नीचे जो आपके पास बैंड है वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। और जो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो दे चुका है, दे आर ऑलरेडी इन द कंडक्शन बैंड, तो ये और क्या देगा? अब चलो हम मान लेते हैं जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब दे नहीं सकता है तो वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर रहेंगे, तो मसला नहीं होना चाहिए, देन इट शुड बी लाइक दिस, इसी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए सेम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि जो ही आप एनर्जी इंपार्ट करते हैं, जो एनर्जी आपको आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कर्नल्स के साथ छेड़ते हैं। कर्नल किसको हम बोलते हैं? द न्यूक्लियस एंड द इनबाउंड इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द कर्नल। अब ये एनर्जी जो हम इंपार्ट करें, चाहे लाइट एनर्जी इंपार्ट करें या हीट एनर्जी इंपार्ट करें, ये इंपार्ट हो जाती है इन कर्नल्स को, एंड दे टेंड टू वाइब्रेट। अभी आपके पास जब 0 केल्विन था और बहुत कम था, ये एक सी जाए, जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास था, दे गॉट अ फ्री रनवेज टू मूव। लेकिन जो ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, नाउ दे विल टेंड टू वाइब्रेट किसी एक पर्टिकुलर दिशा के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से, किस पर्टिकुलर ऑरिजिन के हिसाब से ये वाइब्रेट करते हैं, बट दे वाइब्रेट। एज दे वाइब्रेट, सो सिंपली द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन दीज एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। और जब कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी इम्पीड dense, that means there will be the impede the paths, the normal flow of the electrons will get impeded by these टकराव, by these collisions। समझा? और ओवरऑल असर किस पे पड़ेगा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पे। तो आपकी रेजिस्टेंस जो आपके पास है वो हो जाएगी कम। तो ये कंडक्टर से लेकर कहाँ की ओर जा रहा है बेचारा? सेमी कंडक्टर की ओर, इंसुलेटर की ओर, जब इसका टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जो सुपर कंडक्टर्स आपके पास होते हैं ना, वो बोलते हैं बहुत कंडक्टर। ये भी सवाल किया था पिछली बार किसी ने, तो सुपर कंडक्टर्स में क्या ऐसा होता है? वो यही है, आप किसी भी कंडक्टर को ले लो एट 0 केल्विन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो कर्नल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो, वो सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि वो सारे ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है। तो जब वो कंडक्शन बैंड में है तो दे विल कंडक्ट ऑब्वियसली, एंड यू डोंट हैव एनी कर्नल्स दैट विल वाइब्रेट। तो आपके पास पूरा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास फ्री है टू मूव, सो दे विल मूव वेरी लेस वेरी लेस रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो बहुत ही इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन और अदर इंसुलेटर्स, जहाँ पे उल्टा है, जहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो नाउ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बोल सकते हैं। We have 10 minutes. सर हमने देखा ना सिलिकॉन में है 5 × 10⁻22 N, पर ये नहीं देता है उतना इलेक्ट्रॉन। पर हमने हाँ, देखा ना इसके अगर 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, तो अगर उसको इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो जाएंगे चारों इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो ये फिर भी क्यों नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स? मतलब 4 क्यों देगा? बिकॉज इसको फॉर एग्जाम्पल इट नीड्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसको उतनी एनर्जी मिल गई
तो वो मतलब जाने चाहिए ना कंडक्शन बैंड देखो में, ये 1.1 फिर भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मिलेगा ना, यहाँ पे एक Yes, sir. कंफ्यूजन आपको, एक कंफ्यूजन हो, मुझे पता था ये हो जाए उसी कितने चांस। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp4 हाइब्रिडाइजेशन जो हमने अभी देखी, ठीक है, जैसे ऐसे ये बन गया आपके पास, यहाँ पे है आपके पास ये कंडक्शन बैंड, ये बन गया वैलेंस बैंड। अब उसी वैलेंस बैंड ना अथ मच सारी इलेक्ट्रॉन्स हिरकन, वो सारी यहाँ पे नहीं है, दे आर नॉट लाइक दिस। आपने से पहले ही देखा, जो इलेक्ट्रॉन चूंकि कंप्लीटली फिल्ड है सिलिकॉन का, वो ऐसे होंगे ना, कंप्लीटली फिल्ड, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब इसमें भी आपके पास जो हमने पहले पढ़ा था डेल्टा प्लस ई, याद आया, ई प्लस डेल्टा ई और उसके बाद ई माइनस डेल्टा ई, वो जो माइनस डेल्टा ई वाले जो है, जो नीचे नीचे वाले वो नीचे है ना, और जो आधे हैं वो ऊपर है। सो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है किस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है, टॉप ताकि मोस्ट। ये, हाँ, और ये उठे और यहाँ पहुंचे। तो इसका मतलब है जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन ये नीचे है, इनके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, अगर इसको ले जाना है तो दिस यू नीड मोर एनर्जी। इसीलिए हम क्या करते हैं काम, जब भी आप किसी इसमें देखोगे बुक पे या किसी चीज पे, तो अगर हसा ये सिलिकॉन यह हसा कर अख इलेक्ट्रॉन लूज वातन ब्रोह, ये कुछ इलेक्ट्रॉन मज लूजली बाउंड, समझ आया। सो इफ यू Yes, हैव sir. टू गेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अवे, देन यू हैव टू इंपोर्ट वेरी हाई एनर्जी। ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि आप जब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो आपके पास सिलिकॉन है, जब आप इसको एनर्जी दोगे, आप इसको रखोगे 300 केल्विन में, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ द एटम्स विल गेट द सेम एनर्जी। व्हाई? अगेन जिसमें आएगा फिर आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, वो यही बोलता है कि जब आपके पास कोई गैसेस सिस्टम होता है, वो गैसेस पे बोलते हैं, फिर हम वही सॉलिड्स पे भी अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो गैसेस सिस्टम है, या जो आपके पास यहाँ पे ये सी ऑफ एटम्स हैं, इन सब को आप सेम एनर्जी इंपार्ट नहीं कर सकते हो। तो वहां पे एक चंक ऑफ एटम्स होगा जिनको पूरी एनर्जी मिलेगी, और कुछ चंक ऑफ एटम्स होगी जिनको एनर्जी नहीं मिलेगी, और कुछ चंक ऑफ एटम्स होगा जिनको कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रहा है? तो इसका Yes, मतलब sir. है जब वो डिस्ट्रीब्यूशन काम में आएगी तो सबको नहीं मिलेगा ना, सो यू कांट गेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट, ठीक है। सो एट दिस 300 केल्विन यू कैन गेट, अच्छा बड़ा आपको किसने रोका है, 300 केल्विन नहीं तो 500 केल्विन कर लो, उससे आगे कर लो, 1000 केल्विन कर लो। तो एक टाइम पहुंचेगा ना जब ये मोल्टन फॉर्म में आएगा, ठीक Yes, है, sir. उस वक्त तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। Hmm. जब मोल्टन फॉर्म में आएगा तो आपकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, समझ आया। तो उस Hmm. वक्त जो आपका होगा, इट विल सिंपली एक्ट देन एज ए कंडक्टर, ये कहते हैं सब पूरा कंडक्टर इस्तेमाल, क्योंकि उस वक्त नहीं रहेगा फिर वो। ये सारा काम जो हम करते हैं, बिकॉज वी हैव टू वर्क एक्चुअली एट रूम टेम्परेचर। जो आपके पास रेडियो है, जो आपके पास मोबाइल फोन है, जो आपका कंप्यूटर नॉर्मली है, ये सारी चीजें जो है नेसेसरी करा रूम टेम्परेचर रेस्पेक्ट टू नॉर्मली, ठीक है, या रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। जैसे आपने देखा होगा जब हम विंटर में देखते हैं, विंटर में हमारे जो मोबाइल फोन्स भी हैं, या चार्जर्स हैं, या बैटरी वो कंट्रोलर्स होते हैं, वो सही से काम नहीं करते हैं, बिकॉज टेम्परेचर बहुत नीचे होता है। सेम वे इफ यू टेक द सेम डिवाइसेस टू हाई टेम्परेचर जोन लाइक थार डेजर्ट ले लोगे आप इसको, जहाँ पे 50 60 70 डिग्री होता है टेम्परेचर, उस वक्त भी ये गड़बड़ करेंगे। वाई? क्योंकि हमें असल में इनको Temperature sensitive. करना है। हाँ, तब क्या कर सकते हो आप काम, देखो ये क्वेश्चन अब आ जाएगा, आपने अच्छा कि ये क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे एक चीज आ जाएगा, आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब वो है जर्मेनियम ये क्या इस्तेमाल गसा। अगर जर्मेनियम आपके पास जो है, ये बहुत ही प्यारा एलिमेंट है, और ये बहुत ही प्यारा सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 32, ठीक है, इसे सिलिकॉन को थोड़, ये सिलिकॉन के ही इसमें आ जाता है, उसकी लॉन्ग इसमें ना, तो उसको क्या बोलते हैं आप, कॉलम, उसके ग्रुप में आ जाता है। तो इसके भी जो आउटर ये है शेल है, चोर इलेक्ट्रॉन बराबर, जर्मेनियम को भी 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन को भी 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन ऊपर है, ठीक है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एक ही, उसको क्या बोलते हैं आप, एक ही ग्रुप बोलते हैं, जो ना पीरियोडिक टेबल में होती है, एक लाइन, एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वहां पे, यस सर ग्रुप ग्रुप, ओके। सो वो एक ग्रुप जो है वहां पे आपके पास हर एक में 4 होंगे। मन फर्क क्या सिलिकॉन, सिलिकॉन अंदर की कम, कार्बन से तम कम, लेकिन जर्मेनियम को ऑलरेडी और एक शेल होगी ना, तो उसके बाद 4 होंगे। तो ये जर्मेनियम में और लूजली पैक्ड होंगे, बिकॉज ये एनर्जी में एट द हायर लेवल होंगे, तो आपको कम एनर्जी इनको चाहिए ले जाने के लिए।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, मनुष्य जर्मीनियम वन मस्त जब आपने अभी देखा यहाँ पे जर्मीनियम का ये वाला देखा हमने, ये ठीक है। हमने देखा कि अभी हमारे पास 50 60 या 100 केल्विन भी नहीं आया, या 300 केल्विन जब हमने देखा तो उस वक्त हमने देखा जर्मनी में कितने सारे बाहर निकले थे, 2.5 × 10⁻13, ठीक है। जबकि आपके सिलिकॉन के खाली 10⁻10 और गैलियम आर्सेनाइड के 10⁻60। हम यहाँ पे खुश हो रहे हैं, खुश क्या हो रहा है कि जर्मेनियम अच्छा है, ये तो जल्दी जाता है टुवर्ड्स कंडक्शन। मगर मसला ये है जब हम एप्लीकेशंस की ओर जाएंगे, जब हमें फिर डायोड्स बनाने हैं, जब हमें फिर ट्रांजिस्टर्स बनाने हैं, वहां पे हमारा बेसिक मतलब होता है कि दे शुड बी स्टेबल, क्योंकि फिर हमारा टेम्परेचर का कहीं पे योगदान ही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पी एन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं, वहां पे हम डोपिंग करते हैं, वहां पे हम डोपिंग से करते हैं चेंज द कैरियर कंसंट्रेशन, और वहां पे जो हमारे पास कंट्रोल होता है इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स, नॉट ऑन द टेम्परेचर, इट शुडंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हमें वहां पे ज्यादा परेशानी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर टेम्परेचर की वजह से चेंज आ गई जल्दी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे नॉर्मल काम को, जो नॉर्मल काम हमने रखा होगा डायोड का, ट्रांजिस्टर को, जिसको स्टेबिलिटी कहते हैं, वो रिड्यूस होगी। इसीलिए जो जर्मेनियम है वो इस्तेमाल नहीं हो जाता है आजकल, बिकॉज ये बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो डिवाइस में जो आपने बनाया होगा, चाहे ट्रांजिस्टर बनाया होगा या डायोड बनाया होगा या कुछ भी बनाया होगा, मॉसफेट बनाया होगा, जैसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाओगे, अगर उसमें कहीं पे टेम्परेचर की वजह से हीट बढ़ गई या हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, जो उसका मॉडल है ना, या जो उसकी इक्वेशन या जो उसका काम करने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा। इट विल हैव इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे इन तीन में से पता है उस तरीके से सबसे बेस्ट कौन है, गैलियम आर्सेनाइड। क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड में आपके पास बिल्कुल कम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसका मतलब इट विल हैव मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेबिलिटी। वही हुआ कि जर्मेनियम जो है, चूंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से स्टेबल नहीं था, इसको कंडम किया गया। ये वन गसनी इस्तेमाल फॉर नॉर्मल डिवाइस लाइक पावर डिवाइसेस और ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स एंड अदर थिंग्स। हाँ, लेकिन जहां जहां पे आपको बनाने होते हैं चीजें लाइक टेम्परेचर सेंसर, वेयर इन यू वांट टू सेंस द टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जर्मेनियम की खासियत है कि टेम्परेचर की चेंज के हिसाब से इसमें बहुत चेंज आ जाती है। इसका जो ईजी है वो कम है यहाँ पे, तो आपके पास जो ग्राफ बनता है वो अच्छा खासा चेंज होता है with change in temperature. So you can make a good sensor, a temperature sensor from germanium, but you can't use it where you have some amplification, where you have to do switching and other things, where temperature will play a havoc. समझ आ रहा है? तो इसीलिए जर्मेनियम आजकल इस्तेमाल नहीं होता है। और रिसर्च जो है वो गैलियम आर्सेनाइड पे चल रही है, गैलियम नाइट्राइड पे चल रही है रिसर्च। मतलब अभी सिलिकॉन का 90% ये है मार्केट में ना, सिलिकॉन से ही चीजें बनती है, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड है इन पे, या सिलिकॉन वो है दूसरा कार्बन नैनो ट्यूब्स और अदर थिंग्स, उन पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बिकॉज उनमें यही चीज़ है कि वो स्टेबल है। टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे भी जाएगा तो उनमें ज़्यादा फर्क नहीं आ जाती है कैरियर कंसंट्रेशन में, तो आपका काम नॉर्मली सही से चलता है। सो वो स्टेबिलिटी के लिए जर्मेनियम इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर आपका यहाँ पे, अगर आपको याद होता है मैंने बोला था सेमीकंडक्टर का क्यों था आसुन, ठीक है, ताकि मैं क्या करूँ काम, आई शुड बी एबल, आई, ठीक है, टू मूव इट बिटवीन कंडक्टर एंड टू मूव इट बिटवीन इंसुलेटर, कहीं पे ले जाऊं, बट इट इज आई एंड दिस आई इज नॉट टी। समझ आ रहा है? दिस आई इज मी द कंट्रोलर, आई विल कंट्रोल इट थ्रू वोल्टेज, आई विल कंट्रोल इट थ्रू करंट, आई विल कंट्रोल इट थ्रू लाइट, बट इट शुडंट बी सम एम्बिएंट थिंग लाइक टेम्परेचर जो खुद ही बढ़ेगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। शाबाश। और किसी को क्वेश्चन? महरूश, आपको था ना क्वेश्चन कोई? सर आज ये है कि सर जो है ना सिलिकॉन, उसमें केएल एम शेल में 4 है इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये स्प्लिट हो गया ना सिलिकॉन एटम 4s3p ऑर्बिटल, इसमें जो 4 हमने देखा ना कि मैक्सिममली इसमें खाली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आफ्टर स्प्लिशन। ये 4 ऊपर जाएंगे, 4 नीचे जाएंगे। ये जो 4 है ना वैलेंस शेल में एम में, हाँ, ये जाएंगे ना वैलेंस बैंड में। हाँ, अब जब इसने बॉन्डिंग की ना क्रिस्टल में, शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स बाकी नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ, सही, इसको और 4 मिल गए, हाँ, वो 4 कंडक्शन बैंड में जाएंगे।
नहीं, वो क्यों कंडक्शन बैंड में जाएगा? वो 4 भी तो वैलेंस बैंड में ही है, सारे तो वैलेंस बैंड में है, मगर इन्होंने अपने साथ एक अट्रैक्शन होता है ना थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाँ जो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग की उस वजह से ये स्टेबल हो गए और ये सारे बैलेंस बैंड को फिल करके बैलेंस बैंड में ही रहे। आपका कंडक्शन बैंड पूरा फ्री है, लेकिन उस कंडक्शन बैंड में किसी भी इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए मिनिमम 1.1 वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तब जाके वो वहां से निकल के, दैट मींस इट विल नाउ कम आउट ऑफ दैट ऑक्टेट। अब आपके पास जो अभी आप बोल रहे थे कि या एल है, वहां पे नहीं रहेंगे बराबर 8, रुतबा पद बे कि अब इसके पास एक की जरूरत है, वो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, जब हम बोलेंगे होल्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हमें ना होल्स का कंसेप्ट, तो वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा कि होल क्या होता है, वो कैसे जनरेट होता है, और होल में क्या एनर्जी होती है, वो कैसे चलता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, इसने क्या पीछे क्रिएट किया? होल। होल मीन्स यानी कि एफिनिटी टू गेट अ न्यू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी अगर आपने एनर्जी ने इस इलेक्ट्रॉन को उठाया फ्रॉम वैलेंस बैंड और इसको कंडक्शन बैंड में ले लिया, समझ आ रहा है, तो पीछे एक वाइड रह गया ना। वो वाइड क्या है? वो वाइड है इस सिलिकॉन, ये जो आपके पास सिलिकॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे बना था, इसकी एफिनिटी एक और इलेक्ट्रॉन को वापस लेने की, जो एनर्जी छोड़ सकता है। इस जो वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था उसने एब्जॉर्ब किया था एनर्जी और चला गया था। अब कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो छोड़ना चाहता है एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी भगाएगा और वो स्टेबल होना चाहता है, वो वापस आ जाएगा कंडक्शन बैंड में। आया समझ? सॉरी, ये टू द बैलेंस बैंड, नॉट कंडक्शन बैंड। सर, और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं ना फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, वो वहां पे रहता है ओनली फॉर द 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए। हाँ हमने वो जो हाँ इसमें ये कंटिन्यूअस ब्राउनियन मोशन होती रहती है ना, ये मत है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला वो रहेगा, वो मतलब हमेशा। वो मत रहेगा कंडक्शन बैंड में कंटिन्यूसली, लेकिन वो 10⁻⁸ सेकेंड के लिए वापस आएगा, फिर हम वापस आ कंटिन्यूसली जाएगा, इसको बिल्कुल। एनर्जी देते हैं। हाँ, तो ये जो कंटिन्यूस एनर्जी होती है, देना और लेना, देना और लेना होता है ना, हाँ तो ये आपके पास जो टोटल एनर्जी, आप जब तक आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं दोगे, तो ये वैसा ही होता है जैसे आपके पास जब आप पढ़ते हो कि अगर आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं एंड दे आर एक्टिंग रैंडमली, सो आउटपुट इज ऑलवेज जीरो एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव इट अ फोर्स। तो तभी हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, हम जो आपके पास ये सिलिकॉन क्यूब है, अब इस पर वोल्टेज दो ऑन साइड, फिर हम बोलेंगे इसको, अब देखो क्या होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को जो अभी 10⁻⁸ ऑफ ए सेकंड में नीचे आ रहे थे और वहां जा रहे थे, उनको अब क्या होगा? अब उनको एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स उनको एक डायरेक्शन में जाने देगा, एक साइड में, यानी कि एक पर्टिकुलर डोमेन जिसको मिलेंगे, जिस साइड से वो मोशन होगी, जो मोशन अभी ब्राउनियन थी, यानी कि जो मोशन अभी ऐसे ही थी, ऊपर नीचे नीचे रैंडमाइज्ड। ऊपर हो रहे थे रैंडम। समझ आ रहा है? यस सर। सो वो हमें समझ आएगा व्हेन वी विल देन टेक दिस इंट्रिंसिक कंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन, एंड नाउ आई विल गिव इट अ वोल्टेज, दैट मीन आई विल गिव एन एक्सटर्नल फोर्स जो सब को ओरिएंट करेगा एक डायरेक्शन में जाने का। यानी कि अब वो जो अभी हो रहा था आना ले जाना, आना ले जाना, वो एक ओरिएंटेशन में आएगा, अभी भी बराबर वही होगा, अभी भी उतनी सेकंड के उतने हिस्से में वापस आ जाएंगे, बट नाउ वी विल हैव अ डायरेक्शन। अभी इससे पहले हमारी डायरेक्शन नहीं थी, देयर डायरेक्शंस वर ऑन एवरी साइड, सो रिजल्टेंट कुछ नहीं होता था, देयर वाज नो रिजल्टेंट करंट। समझ आया? बट नाउ व्हेन यू विल प्रोवाइड ए फील्ड, देयर विल बी अ रिजल्टेंट करंट, तो वही करंट हमें देखना है वो कितनी है, वो कैसे आ जाएगी। गॉट इट? यस सर। शाबाश। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो जब हम करते हैं ना टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो चार्ज कैरियर्स है वो हो जाता है जेनरेट, लेकिन जो उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है वो ब्रेक करते हैं ना, फिर बाकी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे रह जाता है स्टेबल? बाकी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है, क्योंकि ये मान तो कि मकान सुना आसान बना फॉर एग्जांपल पूरा, अब इसमें मत ये कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने खुद ही देखे टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है दैट इज 10⁻²²। अब उसमें भी एट रूम टेम्परेचर आप ले रहे हो खाली 10⁻10, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 10⁻12 बॉन्ड्स, 1 आउट ऑफ 10⁻12 का 1 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 बॉन्ड्स आप निकाल रहे हो, तो उसी स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा? सो इट वुड क्रिएट एनी प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर, बाहर से स्ट्रक्चर बराबर सेम ही दिखेगा। आया समझ? बिकॉज इट्स वेरी वेरी लेस। हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सबको निकालोगे, लास्ट में क्या हो जाता है? फिर स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा ना, फिर मोल्ट हो जाएगा, देन इट विल मेल्ट, इट विल गो टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है? यस सर। ओके, चलो ठीक है, टाइम हो गया, लेट अस कॉल इट अ डे। तो इसको अच्छे से देख लेना, एग्जाम नज़दीक हैं।